Welcome students. In the last class we started with evidences in favor of evolution. As I told you that we will talk about different type of evidences which supports evolution, and we also started with paleontological evidences like evidences from fossil record. We discussed about various type of fossils like we started with unaltered fossils जिसमें हमने वूली मैमथ का एक एग्जाम्पल लिया. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पेट्रीफाइड फॉसिल जो कि मोस्ट कॉमन फॉसिल्स होते हैं बच्चों, एंड मोल्ड फॉसिल्स, कास्ट फॉसिल्स, प्रिंट फॉसिल्स, कॉप्रोलाइट फॉसिल्स जो कि उनके फीकल मैटर या इंटेस्टाइनल कंटेंट का जब फॉसिलाइजेशन होता है तो उससे इस तरह के फॉसिल्स बनते हैं. फाइनली जो हमारे पास टेक अवे नोट रहा वो ये था कि बच्चों जो ऑल्डर हमें फॉसिल्स से इवोल्यूशन के बारे में कैसे पता चलता है, फॉसिल्स देखने से ये कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है. तो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ बताए कि जैसे हम ओल्डर रॉक्स को देखते हैं, अगर उनकी स्टडी करते हैं तो वी फाइंड दैट दोज आर द फॉसिल्स ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, और जो न्यूअर रॉक्स होती है उनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल मिलते हैं. हमें बच्चों कई ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स भी मिलते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन पास्ट में वो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलते हैं कि इस तरह के स्पीशीज़ भी थी, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी थे. तो जो हमारी नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको ये कन्विंस करना आसान हो जाता है कि इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं वो तो यही मानकर चलते हैं कि माइथोलॉजिकल थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं कि जो जैसा है वैसा ऊपर वाले ने बनाया है, हमेशा से ये स्पीशीज़ ऐसी ही रही है, इवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है. तो ऐसे में उन लोगों को हम कैसे कन्विंस करें? तो बेसिकली जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. इन्हीं फॉसिल से हमें कई बार कनेक्टिंग लिंक के फॉसिल्स भी मिलते हैं, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म का, किस स्पीशीज़ का इवोल्यूशन किससे हुआ होगा. तो इस बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया कि वी विल टॉक अबाउट टू एग्जाम्पल्स फॉसिल्स के बारे में. वन वी विल टॉक अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स एंड द अदर वी विल टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स. सो लेट्स बिगिन विद द आर्कियोप्टेरिक्स. बच्चों जैसा कि आपको पता होगा, आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो जब हमें आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिला तो ये हमारे लिए बड़ा ही इजी हो गया कि ये फाइंड आउट करना या ये कंफर्म करना कि जो बर्ड्स हैं इनका एवोल्यूशन रेप्टिलिया से हुआ है. क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं इस फॉसिल की तो वी फाइंड दैट आर्कियोप्टेरिक्स कंटेन्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया. जो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल था बच्चों, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड्रियास वेगनर. जो साइंटिस्ट है वो ये रहेगा एंड्रियास वेगनर, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में. और जर्मनी में एक प्लेस है, उसका नाम है बच्चों बवेरिया. तो इस बवेरिया प्लेस से हमें इसका फॉसिल मिला था. और जो रॉक्स थी उसका हमने कार्बन डेटिंग से जब एजिंग किया कि कितनी पुरानी रॉक में ये फॉसिल मिला है हमें, तो द रॉक्स वर बेसिकली बिलोंग टू जुरैसिक पीरियड. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ था या बर्ड्स के इवोल्यूशन की जो शुरुआत थी वो जुरैसिक पीरियड से हो चुकी थी. ओके. अब हम जब बात करते हैं कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसका इवोल्यूशन रेप्टिलिया से हुआ है, तो आर्कियोप्टेरिक्स मस्ट बी कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेप्टिलियन एंड एवियन कैरेक्टर्स. तो हम थोड़ा सा यहाँ पर भी ब्रीफली बात करें कि क्यों हमने उसे कनेक्टिंग लिंक कहा. उसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स कौन से थे और उसमें एवियन कैरेक्टर्स कौन से थे. एवियन कैरेक्टर्स का मतलब उसमें बर्ड्स के कैरेक्टर्स कौन से थे. तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली अबाउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. शुरुआत करते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टर से. तो आर्कियोप्टेरिक्स की जो टेल थी बच्चों वो काफ़ी लंबी थी. अब जैसा कि रेप्टाइल्स में आप देखते हैं कि क्रोकोडाइल को देखिए, आप लिजर्ड्स को देखिए, स्नेक को देखिए, इनकी लंबी सी टेल मिलती है.
बर्ड्स की जो टेल होती है वो थोड़ी शॉर्ट टेल होती है, तो लॉन्ग टेल का प्रेजेंट होना इज रेप्टिलियन कैरेक्टर। फिर दूसरा क्या है बच्चों कि बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक होती है, उनमें होलो कैविटीज होती है ना, लेकिन रेप्टिलियन कैरेक्टर के बेसिस पर बात, रेप्टिलिया में ऐसा नहीं होता है। और जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स था उसकी बोन्स न्यूमेटिक नहीं थी, बोन्स वर नॉट न्यूमेटिक। तो भले ही जो आर्कियोप्टेरिक्स है, एक बात ध्यान रखना कि हमने उसे कनेक्टिंग लिंक है, हमने उसको इंक्लूड किस में किया है, आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टिलिया में इंक्लूड किया है क्लासिफिकेशन में, या हमने उसको एवीज में इंक्लूड किया हुआ है, बिकॉज द बॉडी वॉज कवर्ड बाई फेदर्स, तो हमने इसको इंक्लूड तो बच्चों बर्ड्स में किया है, क्लास एवीज में इंक्लूड किया है, लेकिन इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टिलिया के प्रेजेंट थे। बर्ड्स जो होती है उनकी स्टर्नम बड़ी स्ट्रोंग होती है, आपको पता होगा, और इनकी जो स्टर्नम थी वो वीक थी बच्चों। तो प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम अगेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया। आपको याद होगा बर्ड्स का स्टर्नम स्ट्रोंग होता है, वहाँ पे एक कील होती है विच प्रोवाइड अटैचमेंट साइड टू द फ्लाइट मसल्स, ये कील उसमें एब्सेंट था बच्चों, उसके स्टर्नम में नहीं था। और जो कॉर्डल वर्टिब्रे हैं वो भी फ्री रहे हैं उसके पास। आपको याद होगा, अगेन मैं याद दिलाता हूँ, बर्ड्स में क्या होता है कि जो टेल रीजन के वर्टिब्रे होते हैं, कॉर्डल वर्टिब्रे, वो आपस में फ्यूज होकर एक पाइगो स्टाइल नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट पाइगो स्टाइल वाज नॉट प्रेजेंट और कॉर्डल वर्टिब्रे सारी फ्री थी। तो ये भी एक रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे, free caudal vertebrae. And then let's talk about one more, that is teeth present, teeth were present in jaws. तो दिस इज अगेन बर्ड्स में बच्चों टीथ नहीं होते हैं, उनके पास बीक होती है और उस बीक में टीथ नहीं होते हैं। तो दीज वर फ्यू रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। और इसको हमने बर्ड्स में क्यों इंक्लूड किया, इसमें एवियन कैरेक्टर क्या थे, तो बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स, तो ये एवियन कैरेक्टर हो गया। दूसरा जोस जो हैं उसके देवर मॉडिफाइड इनटू बीक, तो बीक का प्रेजेंट होना एवियन कैरेक्टर है, लेकिन उस बीक में टीथ का होना रेप्टिलियन कैरेक्टर है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फोर लिम्स हैं, द फोर लिम्स वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो ये एवियन कैरेक्टर हो गया बच्चों। और उनकी जो हाइंड लिम्ब की लोकेशन है वो बिल्कुल बर्ड्स जैसी थी, थोड़ा सा आगे की ओर होते हैं ताकि बॉडी जब, क्योंकि इनमें बाइपिडल लोकोमोशन होगा, दो टांगों पर चलेंगे, तो बॉडी का वेट बैलेंस करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट करने के लिए बर्ड्स में जो हाइंड लिम्स होते हैं थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं। तो द हाइंड लिम्स वर built in a avian प्लान, जो बर्ड्स में होते हैं उसी तरह के इनके हाइंड लिम्स थे। आई हैव ए फोटोग्राफ ऑफ दैट फॉसिल, जो हमको इसका मिला उसका फोटोग्राफ है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह का फॉसिल जो हमें आर्कियोप्टेरिक्स का मिला। प्रेजेंटली इस फॉसिल को हमने म्यूज़ियम में रखा हुआ है, नेचुरल सोसाइटी का जो म्यूज़ियम है लंदन में, वहाँ रखा हुआ है इसको। तो ये इस तरह का देखो बच्चों, इस फॉसिल में हमें कई सारी उसके ये जो विंग्स हैं ये भी दिखाई दे रहे हैं, इधर और इस तरफ देखिए। और आप अगर ध्यान से देखें तो उसकी लंबी सी एक टेल भी दिखाई दे रही, इवन टेल के वहाँ पर भी ये कुछ फेदर्स हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो दीज वर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इस तरह का हमें ये फॉसिल मिला है। यहाँ पर इसमें जोज में जो है बीक दिखाई दे रही है। तो दीज वर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। और जब हमें आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिला तो एक चीज़ हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गई कि द आर्कियोप्टेरिक्स इज इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, इसमें कई सारे रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, एंड दैट सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो जब हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं बच्चों किसी भी एनिमल की, और हमारे पास कई सारे अगर उसके फॉसिल्स अवेलेबल हैं, तो फिर हम उसे पेडिग्री कहते हैं उसकी, वी कॉल इट पेडिग्री ऑफ हॉर्स, पेडिग्री ऑफ हॉर्स।
तो हमारे पास हॉर्स के इवोल्यूशन की भी एक पूरी पेडिग्री है, मेरे पास एक डायग्राम है, मैं उसी के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये एक हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में एक डायग्राम है। आज से लगभग हम 55 मिलियन ईयर्स एगो पीछे की तरफ जाएं तो जो हॉर्स रहा है उस समय वो उसकी साइज़ ऑलमोस्ट एक डॉग जितना ही रहा है, और उसके पास ये जो 5 फिंगर्स होती है उनमें से आप देखिए 4 फिंगर्स उसमें अवेलेबल थी, जो 5th फिंगर यहाँ ऊपर की ओर रही है वो वेस्टिजियल थी उसके पास। तो टोटल उस समय उसके पास 4 फंक्शनल फिंगर्स थी, और उस समय का जो फॉसिल हमें मिला है उसको हमने नाम दिया है बच्चों ईओहिप्पस, या हम उसे हायरेकोथेरियम भी कहते हैं। इसी ईओहिप्पस से धीरे धीरे बाद में हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ है, और जब इवोल्यूशन हुआ है तो क्या चेंजेस आए, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो हॉर्स होता है इट बिलोंग्स टू पेरिसोडेक्टेला, मीन्स इवन टोड अंगुलेट्स। हॉर्स में सिर्फ एक ही फिंगर फंक्शनल होती है। तो हमें जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो अर्ली हॉर्स थे या हॉर्स के जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी उनमें चारों उंगलियां फंक्शनल थी। ग्रेजुअली उनकी जो फिंगर्स है उनका लॉस होने लगा, और फाइनली जो प्रेजेंट हमारे पास हॉर्स है उसमें एक ही फिंगर है। तो इवोल्यूशन में दो चीज़ें हो रही है, बॉडी का बिल्ड इंक्रीज होगा, मसल्स इंक्रीज होंगे, साइज इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम लेग्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो जो हमारे पास ये ईओहिप्पस था उससे फिर बाद में आगे जाके हमारे पास ओरोहिप्पस बना, ओरोहिप्पस के बाद एपीहिप्पस बना, एपीहिप्पस के बाद मीजोहिप्पस बना, और मीजोहिप्पस के बाद मायोहिप्पस। हमारे पास ये मायोहिप्पस यहाँ पर बना हुआ है बच्चों, यू कैन सी। इस मायोहिप्पस में अभी भी फिंगर्स जो हैं बच्चों वो आपके पास रिड्यूस होकर अब 3 ही बची, यहाँ पर 4 टोड थे। तो ये एक अभी यहाँ पर आपके क्वेश्चन आने के चांसेस कम है बच्चों, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम इसको पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ। यू मस्ट रिमेंबर कि हमारे पास हॉर्स के इवोल्यूशन की पूरी एक पेडिग्री अवेलेबल है। तो उसके पास 3 टोड हो गए, साइज इंक्रीज हुआ, और फिर आगे बढ़े तो हमारे पास जो आया है मायोहिप्पस के बाद एक और स्टेज आई है पैराहिप्पस बना, और पैराहिप्पस के बाद मेरिचिप्पस बना। अब आप अगर मेरिचिप्पस को ध्यान से देखें तो इसके पास भी अभी हमारे पास 3 टोड जो है प्रेजेंट है, लेकिन साइज जो है वो और इंक्रीज हो गया है। और इस मेरिचिप्पस से बाद में आगे जाके प्रेजेंटली जो हमारा इक्वस हॉर्स है उसका इक्वस कैबेलस जिसे हम कहते हैं उसका इवोल्यूशन हुआ है। और आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो फिंगर है सिर्फ एक 3rd नंबर की जो फिंगर थी वो बची हुई है, बाकी सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, 4th और 5th जो है वो सारी फिंगर्स एक्सटिंक्ट हो गई है, धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गई है, वो कन्वर्ट हो गई है। और आप देख सकते हो कि मेरिचिप्पस के बाद में भी डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उसमें कुछ हमारे पास एक प्लायोहिप्पस और बना, और इस प्लायोहिप्पस से प्रेजेंटली इक्वस का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये अब हमें इसकी डिटेल में भी नहीं जाना है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ इनके नाम अगर कभी आ जाएं तो आपको ध्यान रखने हैं कि सीक्वेंस क्या है, किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो जो नाम भी आपको सारे याद नहीं रखने बच्चों, सबसे पहला वाला देख लेना ईओहिप्पस, ईओहिप्पस के बाद मायोहिप्पस, मायोहिप्पस के बाद मेरिचिप्पस का इवोल्यूशन हुआ है, मेरिचिप्पस के बाद प्लायोहिप्पस, और प्लायोहिप्पस से प्रेजेंटली इक्वस का इवोल्यूशन हुआ। ये हमारे 3, 4, 5 नाम जो है आप इनको अच्छे से याद कर लें। पहले 4 टोड थे और बाद में 3 टोड है, और फाइनली उसमें 1 ही उंगली उसमें फंक्शनल रहती है बच्चों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्हीं फॉसिल रिकॉर्ड्स हमारे पास इन सभी के फॉसिल्स अवेलेबल है, और इससे हमें यह भी पता चला कि किस तरह से जो मॉडर्न डे हॉर्स है उसका इवोल्यूशन हुआ। ओके बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि जब हमें फॉसिल मिलते हैं तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ये फॉसिल जिस रॉक से मिला है उस रॉक की एजिंग क्या है, एज क्या है, हम उसकी एजिंग का कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, आप ये जानते हैं कि जब भी हम किसी रॉक की स्टडी करते हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट रॉक्स जो होती है दे कंटेन, अब समझेंगे इसको अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ, दे कंटेन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
तो किसी भी रॉक की आप स्टडी करें, नई हो पुरानी हो, कम या ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा बहुत उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। हर तरह की रॉक जो होगी उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बच्चों, आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो टाइम के साथ नॉन रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में डिग्रेड होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में वो डिग्रेड होते हैं, और ये जो डिग्रेडेशन होता है बच्चों, ये डिग्रेडेशन एक फिक्स्ड रेट पर होता है। ओके, इज दैट क्लियर? और उस फिक्स्ड रेट को हम, आपको पता होगा, इसे हम हाफ लाइफ भी कहते हैं, कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम में अपनी जो क्वांटिटी है उसकी हाफ क्वांटिटी में रह जाएगा और रिमेनिंग मटेरियल जो होगा वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में पता चल जाएगा। तो आज की तारीख में हमारे पास जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बच्चों, आपको पता है कि वी नो द हाफ लाइफ ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, तो वी ऑल्सो नो द हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट्स। अब मान लीजिए आपके पास कोई, अब हमारे लिए बड़ा सिंपल है, हमारे पास तीन चीज़ें हो गई यहाँ। हमें पता है रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, हमें यह भी पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं टाइम के साथ डिग्रेड होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में वो कन्वर्ट होते हैं एट ए फिक्स्ड रेट, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, और हमें लगभग सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ पता है। अब मान लीजिए हमारे पास, आगे बढ़ते हैं इसमें, कि मान लीजिए आपके पास कोई रॉक है और उस रॉक में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उससे जो बनने वाला नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उन दोनों का प्रपोर्शन, उन दोनों का रेशो अगर हमें पता हो तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने टाइम में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ है। और उस प्रपोर्शन को आइडेंटिफाई करके, इसके आपने शायद न्यूमेरिकल भी किए होंगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस पार्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी रॉक में, कंक्लूजन क्या है वो ये है बच्चों कि अगर किसी रॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उससे बनने वाले नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रपोर्शन हमें पता हो तो उस प्रपोर्शन, उस क्वांटिटी से हम उस रॉक की एज का पता लगा सकते हैं। और ये जो रॉक की एज का पता लगाने का तरीका है बच्चों, इसे हम एब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं। तो हमने उसका एजिंग कर लिया, हमें उसका पता लग गया कि ये रॉक जो है वो कितनी पुरानी रॉक है बच्चों। ओके, और हम नॉर्मली कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी करेंगे उस रॉक में, बेस्ड ऑन दैट हमारे पास दो तीन तरह के डेटिंग मेथड हैं। एक हमारे पास है लेड मेथड, जिसमें हम लेड की स्टडी करते हैं। दूसरा हमारे पास रेडियो कार्बन मेथड भी है, जो कि सबसे कॉमन मेथड यही होता है। रेडियो एक्टिव कार्बन C14 जो है और C12 के प्रपोर्शन को देख के हम पता लगाते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी भी रहता है। तीसरा हमारे पास पोटेशियम आर्गन मेथड भी है, पोटेशियम आर्गन मेथड भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मोस्ट डेवलप्ड और रिसेंट हमारे पास हाईली डेवलप्ड मेथड है, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड कहते हैं हम उसके, ESR मेथड कहते हैं। फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड हम इसे कहते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट एडवांस्ड मेथड है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम रॉक की एज का पता लगा सकते हैं, और उससे हमें उस फॉसिल की एज का पता लगेगा, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो फॉसिल हमें मिला है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर कितना पुराना है। बच्चों मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो फॉसिल वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, फॉसिल्स कैसे बनते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करने से हमें इवोल्यूशन हुआ है या नहीं ये कैसे पता चलता है, और हमने दो तरह के फॉसिल्स के बारे में भी बात करी, आर्कियोप्टेरिक्स और हॉर्स की पेडिग्री का एनालिसिस भी किया हमने। और फाइनली हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया कि हमें किसी भी फॉसिल की एज का पता कैसे लगता है। बस आपके पास यह इतना सा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन यहाँ पर आ नहीं सकता है। फॉसिल की एज का पता लगाने के लिए हमें रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा।
बच्चों अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बात करना चाहूँगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, क्योंकि मैं 2-3 बार इस वर्ड को यूज़ कर चुका हूँ। एग्जैक्टली क्या है बच्चों कि जो हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है वो आपको पता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है कि ये जो हमारा आज तक का ड्यूरेशन है, आज से लेकर बैक पीछे की तरफ जाएं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, इस पूरे 4.6 बिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसको उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन कि इन 4.6 बिलियन ईयर्स में हमारी ये जो अर्थ है इस पर कौन कौन से मेजर जियोलॉजिकल चेंजेस आए, क्योंकि हमारी अर्थ आज जैसी दिखती है उसकी जियोलॉजिकल कंडीशंस जैसी आज दिखती है वो जियोलॉजिकल कंडीशन हमेशा से ऐसी नहीं है। टाइम टाइम पर उसमें अर्थ में मेजर रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, और कब वो चेंजेस आए हैं बेस्ड ऑन दैट हमने आज तक का जो पीरियड है उसको अलग अलग एरा में डिवाइड किया है। उन एरा को फिर हमने पीरियड्स में डिवाइड किया है बच्चों, और उन पीरियड्स को हमने फिर एपॉक्स में डिवाइड किया है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एरा, पीरियड्स और एपॉक्स होते हैं।